सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने कांच की कहानी नामक पाठ को पढ़ा था और उसमें हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कांच की खोज सर्वप्रथम कैसे हुई, कांच अस्तित्व में कैसे आया और कांच की उपयोगिता क्या है। यह हमने कहानी को पढ़ने के उपरांत यह समझा था। यह एक मात्र एक कहानी न हो करके इसमें कांच के विषय में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि कांच की उपयोगिता क्या है। हम अपने रोज़मर्रा दैनिक कार्यों में कांच का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यह हमने पाठ को पढ़ने के उपरांत जाना और उसे समझा। तो इस पाठ की जो कहानी है उसे तो हम जान चुके हैं कि पाठ की कहानी में क्या बात कही जा रही है और किसके माध्यम से कांच के विषय में जानकारी दी जाती है पाठ में। जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ में एक अनु नाम की छोटी सी लड़की है जो अपनी गुड़िया को सजाने के लिए बाजार जाती है, उसके लिए चूड़ियाँ खरीदती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने चूड़ियाँ क्यों खरीदी। तो अनु बतलाती है कि उसे अपनी गुड़िया को सजाना है। फिर बातों ही बातों में अनु और उसका भाई अनिल अपनी माँ से यह बात पूछ बैठते हैं कि माँ, यह कांच कैसे बना, कांच अस्तित्व में कैसे आया और कांच की उपयोगिता क्या है, सर्वप्रथम कांच कब उपयोग में लाया गया। बातों ही बातों में यह प्रश्न वे अपनी माँ से करते हैं। तो माँ उसका उत्तर देते हुए उसके जवाब में बतलाती है कि सर्वप्रथम कुछ व्यापारी कहीं अपना पड़ाव डाले थे यात्रा करते करते और वहाँ पर वे जो चूल्हा जलाए और उसे फिर जलता ही भूल गए और जो ईंटें थी जो नाइट्रोजन की बनी थी, सोडा, और सुबह वो पिघलकर जब बालू के साथ जब वो मिल जाता है तो मोती के दानों के रूप में सुबह उन्हें दिखाई देता है, जो कांच का रूप ले लेता है। तो कहानी प्यारे बच्चों हम लोग समझ चुके हैं कहानी में क्या बात कही जा रही है। कहानी के माध्यम से कांच के विषय में जानकारी दी जाती है। तो कहानी का एकदम अंतिम भाग रह गया था, उसे हम आज ख़त्म करते हैं और उसको समाप्त करने के बाद हम पुनः आगे जो इसमें कठिन शब्द हमने अपने पिछली कक्षा में इसको पढ़ने के दौरान चर्चा तो की थी कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं, उनका क्या अर्थ है, लेकिन पुनः उसे लिखित रूप में आज लिखेंगे हम। उसके जो शब्दार्थ हैं, इसके जो मौखिक प्रश्न हैं, लिखित प्रश्न हैं, उसे भी करेंगे। तो कहानी का अंतिम भाग कुछ इस प्रकार से है। जहाँ से हमने पिछली कक्षा में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से मैं पुनः इसे पढ़ता हूँ। अनु झट से बोली, हाँ, मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा देखा था। जब बात आती है बुलेट प्रूफ शीशे की, तो अनु बतलाती है कि उसने बुलेट प्रूफ शीशा कहाँ देखा था। तो वह बतलाती है कि जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी तो राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा था। ठीक है, अपनी पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि बुलेट प्रूफ शीशा क्या होता है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो उसको पढ़ने के दौरान हमने समझा था कि बुलेट प्रूफ शीशा एक ऐसा शीशा होता है जिस पे गोलियों का कोई असर नहीं होता, जो बुलेट प्रूफ होता है और जो बहुत ही मजबूत होता है, जिन पर गोलियां बेअसर है। ठीक है, जो बंदूक की गोलियां हैं उन पे कोई असर नहीं होता। तो अनु कहती है, अनु झट से बोली, हाँ, मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा देखा था। अनिल हंसने लगा। अनिल कौन है? अनु का भाई है। माँ ने कहा, देखो अनु, कांच की चीज़ें संभाल कर रखना, टूटा हुआ कांच चुभ जाने से चोट भी लग सकती है। अनु की माँ कहती है, यदि टूटा हुआ कांच यदि चुभ जाए तो आपको उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, उससे आपको चोट लग सकती है। ठीक है, अच्छा माँ, कहते हुए अनु गुड़िया उठाकर भीतर भाग गई। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है।
और इस पाठ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे मुहावरे हैं, कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जिनके विषय में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो पहले जो शब्द हमने पढ़ा था उसको हम लोग लिखते हैं मर्तबान। मर्तबान, जैसा कि हमने पाठ को पढ़ने के दौरान ये जाना था कि जो जार होता है, जो शीशे के बर्तन होते हैं जिनमें प्रायः कुछ सामान रखे जाते हैं, जैसे अचार वगैरह घरों में रखा जाता है, तो उसे मर्तबान कहा जाता है। ठीक है, मर्तबान वह शीशे के जार होते हैं जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं, जैसे अचार वगैरह घरों में दादी माँ या हमारी माँ, उनमें कुछ सामग्रियाँ ऐसी रखी जाती हैं। तो मर्तबान का अर्थ होता है जार। ठीक है, जो शीशा है उसका एक दूसरा नाम जो है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, शीशा या दर्पण एक ही चीज है। ठीक है, इसे हम आईना भी कहते हैं, जिसमें हम प्राय अपना चेहरा देखते हैं। तो चेहरा जिसमें देखते हैं उसे हम शीशा, आईना, दर्पण इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ठीक है, ठीक है, दर्पण मतलब आईना या शीशा। हाँ, एक महत्वपूर्ण शब्द जो हमने पाठ को पढ़ने के दौरान जाना था, पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जिनके आर पार देखा जा सके वैसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे प्लास्टिक है, शीशा है। जैसे मान लीजिए कि यह किताब है, तो इस किताब के आर पार हम नहीं देख सकते, तो यह पारदर्शी नहीं कहलाएगा। कोई भी वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं, देखने में सक्षम है, वह पारदर्शी होता है। जिसके पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, पारदर्शी का अर्थ आपको समझ में आ गया। अगला जो शब्द है वह उपकरण। उपकरण मतलब क्या होता है? उपकरण मतलब कोई भी सामग्री या सामान। जैसे मान लीजिए कि
हमने पाठ को पढ़ने के दौरान यह जाना था कि कोई भी सामान या कोई भी सामग्री जो होती है जिनमें वो रखी जाती है, ठीक है, उसे उपकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे लैब की बात आई थी, प्रयोगशाला की बात आई थी, तो वहाँ पर जो जैसा प्रयोगशाला, जैसे रसायन की प्रयोगशाला है तो वहाँ पे वैसे उपकरण रखे होते हैं। जैसे भौतिकी पर प्रयोगशाला है तो वहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी उपकरण है वे रखे रहते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला यदि है तो जीव विज्ञान से संबंधित उपकरण उस कक्ष में रखे होते हैं। ठीक है, तो उपकरण मतलब उपकरण सामग्री या सामान। ठीक है, सामग्री या सामान। ठीक है, अगला जो शब्द है, अगला शब्द जो वह है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब क्या होता है? कोई विशिष्ट व्यक्ति किसे कहते हैं? जो कि आम लोगों से भिन्न हो, जिसका एक ऊंचे पद पर हो, जो प्रसिद्ध हो, जो चर्चित व्यक्ति हो। ठीक है, उसे हम विशिष्ट कहते हैं। या फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति हो सकता है, कोई विशिष्ट सामान हो सकता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध होता है उसे हम विशिष्ट कहते हैं। विशिष्ट विशिष्ट का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध या अद्भुत। प्रसिद्ध या अद्भुत। ठीक, अगला जो शब्द है वह है बुलेट प्रूफ। इसकी भी चर्चा हमने की थी। बुलेट प्रूफ क्या हो? जो बुलेट से प्रूफ हो, यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करे हमें बुलेट से। बुलेट हम अंग्रेजी शब्द है, जो गोली, बंदूक से जो गोली निकलती है उससे जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कवच जो कि जिस पर बंदूक की जो गोली है वो बेअसर हो जाए, बंदूक की गोली का जिस पर कोई असर ना हो, उसे कहते हैं बुलेट प्रूफ। जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, उनमें शीशे लगे होते हैं। ठीक है, तो वे क्या करती हैं? वे हमें जो गोलियां हैं, जो बुलेट्स हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं। वह ऐसी बुलेट प्रूफ सुरक्षा विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, जैसे कोई ऊंचे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, ऐसे लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ या फिर बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान कराई जाती है। तो बुलेट प्रूफ का अर्थ होता है बुलेट प्रूफ का अर्थ है जिस पर गोली का असर नहीं होता, जिस पर गोली का असर नहीं होता। ठीक है, जिस पर गोली का असर नहीं होता। तो हमने
इन शब्दों की चर्चा पाठ को पढ़ने के दौरान भी की थी, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से हमने लिखित रूप में इसे समझा है, इसे जाना है, इसका अर्थ क्या होता है। यदि पाठ को पढ़ने के दौरान आप कोई शब्द ऐसा भूल गए हों या फिर जो ऐसा लगा हो कि आपको समझ में ना आया हो, तो आप यहाँ पर जो हमने लिखवाया है इसको पढ़कर, इसको समझकर, इसकी चर्चा भी हमने की है, उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आते हैं अपने मौखिक प्रश्नों पर। मौखिक प्रश्न हमसे क्या कहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौखिक प्रश्नों का उत्तर हमें मौखिक रूप में ही देना होता है। तो पाठ से मौखिक प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं, वे क्या पूछ रहे हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई। अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई। तो हम जब कहानी को पढ़ रहे थे, कहानी को समझ रहे थे, तो हमने इस बात को जाना था कि अनु नाम की जो एक लड़की है, उसके पास एक छोटी सी गुड़िया है जिसके साथ वह खेलती है, जिससे वह बहुत प्रेम करती है, जिसके साथ उसका बहुत ही लगाव है। प्रायः सभी बच्चे खिलौनों से खेलते रहते हैं अपनी छोटी उम्र में जब होते हैं, तो कोई न कोई खिलौना उनके पास होता है जो उनका पसंदीदा होता है, जो उनका फेवरेट होता है, जैसा आप कह सकते हैं। तो अनु की जो गुड़िया है उसके लिए उसकी शादी है। अनु क्या कल्पना करती है कि उसे अपनी गुड़िया की शादी के लिए ढेर सारी तैयारियां करनी है। जैसा कि पाठ के प्रारंभ में ही लिखा गया है, अनु की गुड़िया की शादी है, उसे बहुत सी तैयारियां करनी है। बहुत सी तैयारियां से तात्पर्य है कि उसे अपने गुड़िया के लिए कुछ चूड़ियाँ खरीदनी होती हैं, इसलिए वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। अनु अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियाँ खरीदने के लिए, छुट्टी का दिन भी था उस दिन, इसलिए वह बाजार जाती है ताकि अपने गुड़िया के लिए वह चूड़ियाँ खरीद सके। तो इसका उत्तर मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि कहानी को पढ़ने के दौरान ही हमने इसकी चर्चा की थी और इसका उत्तर सरल है, समझने योग्य है। इसमें कुछ जटिलता नहीं है कि प्रश्न ऐसा भी नहीं है कि जो आपको जिसका उत्तर आपको देने में कोई परेशानी हो। तो इसका उत्तर बहुत ही साधारण और सरल है कि अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई। तो अनु माँ के साथ बाजार इसलिए गई क्योंकि अनु की गुड़िया की शादी है, उसे बहुत सी तैयारियां करनी है। तो वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और अपनी गुड़िया के लिए चूड़ियाँ खरीद कर लाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांच की खोज कैसे हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह हमारे सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करता है कि कांच की खोज कैसे हुई। तो कहानी के संदर्भ में यदि हम देखें, जैसा कि कहानी कहती है, तो कहानी के संदर्भ में हम जानते हैं कि कुछ व्यापारी हैं जो रेगिस्तान से होकर जाते रहते हैं। तो जब थक जाते हैं, रास्ते में वे पड़ाव डालते हैं और वहाँ पर अपना जलपान के लिए, रात्रि में भोजन पकाने के लिए जो नाइट्रोजन की ईंटें होती हैं उनको वो चारों तरफ लगा देते हैं, उस पर कुछ पकाते हैं और चूल्हे को जलता ही छोड़ देते हैं। तो सुबह में क्या होता है, सुबह में जब वे उठते हैं तो वे देखते हैं कि जो सोडा है, जो नाइट्रोजन, जो सोडा है, जो नाइट्रोजन की ईंटें हैं, तो जो सोडा है वो पिघल कर बालू से मिल जाता है। ठीक है, बालू से वह मिल गया रहता है और छोटे छोटे मोती के दानों के रूप में वह उन्हें दिखाई देता है। तो वह जो नाइट्रोजन या सोडा जो बालू से मिल जाता है, वही क्या बनता है, वही कांच बनता है। जैसा कि आप पाठ में देख सकते हैं कि वास्तव में हुआ यह था कि आग के ताप से सोडा पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। आग के ताप से सोडा पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। सोडा और बालू मिल जाने से कांच बन गया था। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो आग के ताप से जो नाइट्रोजन की ईंटें थी, जो सोडा था, वह पिघलकर जब वे सुबह में जगते हैं तो देखते हैं कि वह बालू के साथ मिल गया है और सोडा और बालू मिल जाने से कांच बन गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था जिसका उत्तर हमने समझा, जाना कि। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
कांच की बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। तो यह तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, यह बहुत ही सरल है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ आज विभिन्न प्रकार के कांच दिखाई देते हैं, उनका उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, घरों में हमारे जो दर्पण है, जो शीशा है, वे हम देखते ही हैं। और जो हमारे घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उन पे भी कांच लगा होता है। विभिन्न प्रकार के जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, उनमें कांच का प्रयोग हम देखते ही हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, उसमें भी हम जाकर हमको दिखाई देता है चारों तरफ। जो हमारे कार हैं, बसें हैं, इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, ये भी कांच की बनी होती हैं। तो हमारे स्कूल में, विद्यालय में भी हम कांच देखते हैं, खिड़कियों में लगे होते हैं। और हम स्कूल या विद्यालय जाते हैं जिन बसों से, कारों से या फिर जिस भी वाहन से जाते हैं, तो प्रायः हम देखते हैं कि वहाँ पर कांच लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर कांच का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांच का इस्तेमाल और कांच से बनी वस्तुओं की जो एक लिस्ट है वो बहुत लंबी है। इसका उत्तर काफ़ी सरल है। आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि कांच का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने आज पाठ को पढ़ा, इसके लिखित प्रश्नों को किया, इसके मौखिक प्रश्नों की कुछ चर्चा की। अगली कक्षा में बाकी बचे प्रश्न जो कि मौखिक प्रश्न हैं या लिखित प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे और उन्हें विस्तार से समझेंगे। आज की कक्षा में जो भी चर्चा हुई उसे आप याद कर लीजिएगा, उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। और उनका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, किस संदर्भ में होता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।